गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग इतिहास में 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 2 चैप्टर इतिहास में और 1 चैप्टर सिविक्स में यानी राजनीति शास्त्र में। आज हम लोग भूगोल में फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास पढ़ेंगे। देखिए, संसाधन वह व्यवस्था है या कह सकते हैं वस्तु है जो मनुष्य अपनी ज़रूरतों और अपनी मांग के हिसाब से वस्तुओं का उपयोग करता है और उन वस्तुओं को अपनी उपयोग लायक बनाता है। जल हो गया, खनिज लवण हो गया, नमक हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रकृति में प्रकृति द्वारा प्राकृतिक संसाधन हैं। लेकिन अगर मनुष्य उन वस्तुओं का प्रयोग ना करे या अपने लायक बनाकर ना करे तो उन संसाधनों का कोई महत्व नहीं रहता। हम लोग किताब के हिसाब से परिभाषा पढ़ेंगे कि किताब की परिभाषा क्या है, और ऐसे व्यवहारिक परिभाषा यही है कि संसाधन वह वस्तु है या संसाधन वह माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने उपयोग के लायक और मांग के हिसाब से उस वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो वो संसाधन कहलाता है। ठीक है ना। शुरू करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के में उपयोग की जाती है, जैसा मैंने भी बताया, और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की आवश्यकता हो, और जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो और सांस्कृतिक यानी हमारे समाज में भी उसकी मान्यता हो, संसाधन कहलाता है। ठीक, थोड़ा किताबी है और जो मैंने बताया था वो व्यवहारिक। ठीक है ना। हमारे पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं का रूपांतरण मतलब एक रूप से दूसरे पर। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोगों ने जंगल से लकड़ियाँ काटी तो वही लकड़ियाँ कुछ जलावन के लिए हो जाती हैं, घर में खाना बनाने के लिए। कुछ लकड़ियों का कुर्सी मेज बन जाता है, कुछ लकड़ियों का खिड़की बन जाता है, कुछ लकड़ियों का बेंच बन जाता है, कुछ लकड़ियाँ अच्छे दरवाज़ों के लिए काम आ जाती हैं, कुछ लकड़ियाँ किताबों के बनाने में काम आती हैं। तो क्या हुआ है, तो लकड़ी, लेकिन आपने देखा, आपने सुना कि किस तरीके से उसी लकड़ी के कितने रूप बन गए। तो ये क्या है, यही है मनुष्य का अपने उपयोग के आधार पर वस्तुओं का रूपांतरण। यानी प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन संसाधनों का मनुष्य अपने उपयोग और अपने हिसाब से, या कह सकते अपने खर्च के हिसाब से, अपने मांग के हिसाब से प्रयोग करता है। ठीक है ना। प्रक्रिया जानते हैं, प्रक्रिया यानी जो चलती है कोई काम, प्रक्रिया प्राकृतिक तकनीक और संस्थाओं के परस्पर में क्या रहता है, संबंध रहता है। पर्यावरण में मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए भी क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से संसाधन को आसानी से समझने के लिए उसके उपयोग के आधार पे, उसके आसानी से मिलने के आधार पर, खत्म होने के आधार पर, संरचना के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। पहले तो सीधा जान लीजिए, संसाधन को 2 तरीके से बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। पहले तो संसाधन को 2 तरीके से बांटा गया। कैसे? एक प्रकृति यानी जो प्रकृति में हमें निःशुल्क प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल और बहुत सी सारी चीजें। मानवीय संसाधन बहुत से ऐसी चीज, कुर्सी मेज लकड़ी आपका और सारी चीज। अब प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन को और कितने मुख्य भागों में या क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक नवीनीकरण योग्य और एक अनवीनीकरण। अब ये क्या है, प्रश्न बनता है कि नवीनीकरण क्या है और अनवीनीकरण। देखिए, नवीनीकरण ये होता है बच्चों जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सके, नया किया जाए। जैसे होता है ना, रिन्यूअल कराते, जैसे लाइसेंस हुआ या और कोई कागज हुआ तो आप रिन्यूअल कराते हैं, यानी 10 साल के लिए आपका लाइसेंस बना, 20 साल के लिए,
तो 20 साल जब पूरे हो गए तो लाइसेंस आपको नया नहीं बनवाना पड़ता, नया डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते, परेशान नहीं, बस केवल आपको ये करना पड़ता है कि ये 10 साल 20 साल के लिए जो बना था वो फिर से रिन्यूअल, यानी वो दोबारा उपयोग करने लायक, जैसे प्लास्टिक, कागज, ये रिसाइकल है, यानी रिन्यूअल किया जा सकता है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। रिसाइकल करते हैं ना, आपका सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, ये नवीनीकरण है, मतलब दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा अनवीनीकरण, जैसे आपका कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारी चीजें हैं कि दोबारा एक बार खत्म होने पर दोबारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये जो अनवीनीकरण संसाधन है, ये संचित जो इनकी मात्रा है वो बहुत सीमित है, मात्रा तो सीमित है, और दूसरी चीज इनके बनने का जो समय है बहुत लंबा प्रोसेस है। जिस हिसाब से हम लोग खर्च करते हैं उसके हिसाब से इनके बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्लो है बहुत। तो हम कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हैं या इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा हम लोग को बच्चों, कि अगर हम लोग इसी तरीके से अंधाधुंध बिना सोचे समझे बिना विचारे कि अगली पीढ़ी को हम लोग क्या दे के जाएंगे संसाधन या विकास के क्षेत्र में या ऐसे ही, तो अगर हम लोगों ने इस पे ज़्यादा सोच नहीं किया तो पता चलेगा कि आने वाले इस पीढ़ी के लिए, जैसे आज हम लोग कोरोना से परेशान है, वैसे आने वाले समय में प्राकृतिक गैस और अन्य चीज़ों के लिए भी हम लोग को परेशानी उठानी पड़ेगी। तो अनवीनीकरण का मतलब जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब नवीनीकरण में देख लेते हैं कि नवीनीकरण क्या है। नवीनीकरण को भी बच्चों कई भागों में बांटा गया है। एक है सतत अथवा प्रवाह, जैसे जो लगातार चलता है, जैसे आपका हवा और जल, ये क्या है, ये आपका लगातार कंटिन्यूसली चलने वाली चीजें हैं, बंद नहीं होने, ये और इनसे हम लोग लगातार प्राकृतिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा या पवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। और नवीनीकरण में जैव क्या है, जैव मतलब एक प्राकृतिक वनस्पतियां जो होती हैं, एक वन्य जीव होते हैं, इनमें भी होता है। प्राकृतिक वनस्पतियां में जैसे आपके घास फूस पेड़ पौधे, और जैव में उसी में दोनों में आते हैं आपके जो वन्य जीव हैं, शेर और हिरन, ये सारे हाथी, ये सारे जो वन्य जीव वो, ये इतने आपके प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। प्राकृतिक संसाधन में एक टॉपिक बच रहा है, अनवीनीकरण को भी दो भागों में बांटा गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय जैसे धातु है, प्लास्टिक है, कागज है, इसको हम दोबारा गला के बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अचक्रीय यानी जिसे दोबारा अपने चक्र में नहीं लाया जा सकता, काम में नहीं लाया जा सकता, जैसे आपका जीवाश्म, यानी जो व्यक्ति मर जाता है, जिसकी हड्डियां वगैरह हैं, इनको दोबारा प्राप्त काम में उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। मानवीय संसाधन में आते हैं। मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, एक है संरचनाएं और संस्थाएं, दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता। तो ये जो था, ये संसाधनों का वर्गीकरण था कि किस तरीके से हम या कह सकते हैं कि अपने उपयोग के आधार पर हम किस तरीके से इसके बंटवारे को स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? किंतु ऐसा नहीं है। क्या आप प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्णतः ऐसा संभव नहीं है। संसाधन जो है वो मनुष्यों की क्रियाओं का ही परिणाम है। यानी मैंने बताया था बच्चों कि चाहे पेड़ पौधे हो, हवा पानी हो, कोई चीज हो, अगर मनुष्य उसे उपयोग नहीं करेगा तो वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। इसका महत्वपूर्ण भाग मानव खुद है। मैंने बताया कि मानव अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है या संसाधन है। ठीक है ना, ये पर्यावरण से प्राप्त होने वाले पदार्थों को संसाधनों के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, परिवर्तित करके। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण मैंने बताया भी आपको कि इसीलिए किया गया है कि उसे सुचारू रूप से पढ़ा जा सके, ठीक तरीके से समझा जा सके, उसके उपयोगिता के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, उसको प्राप्ति स्थान के आधार पर क्या किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब पैदा होने की, कौन सा जीव है, कौन सा निर्जीव है, कौन सा, ये चीजें हैं। तो जैव और अजैव, जैव अजैव मतलब वही जैसे मैंने बताया अभी आपको, मतलब सजीव और निर्जीव के चक्कर में है ये।
साम्यता के आधार पर यानी कैसे दोबारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, तो मैंने बताया था आपको नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ठीक है ना, उसको बताने की जरूरत। स्वामित्व के आधार पर यानी स्वामित्व मतलब कि किस इन प्राकृतिक संसाधनों पर किसका आधार है, अधिकार है। जैसे हमारा स्कूल है आरसीसी, तो एक विशेष व्यक्ति का है, श्री रामचंद्र चौधरी जी का है, बाद में शैलेश सर का है। लेकिन अगर सरकारी स्कूल की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, ट्रेन बस की बात करें, रोडवेज की, तो इस पर सबका अधिकार है, यानी सार्वजनिक। तो स्वामित्व के आधार पर कई भाग आते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामुदायिक होता है यानी समाज का होता है, एक राष्ट्रीय होता है यानी पूरे राष्ट्र का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व का होता है। सामुदायिक मतलब जैसे एक गांव में किसी का पंचायत भवन होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, राष्ट्रीय जैसे रेलवे हो गया, डाकखाना हो गया। अंतर्राष्ट्रीय यानी ऐसा जो स्थान जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाते हैं, बंदरगाह हो जाते हैं, जहाँ पे विश्व के सारे फ्लाइटें, ट्रेन, मतलब सारी फ्लाइटें और पानी के जहाज जो है बंदरगाह पे वो आते रहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय है। अब विकास के आधार पर क्या होता है, विकास के आधार पर मतलब किस तरीके से उस संसाधन को प्राप्त किया जा सकता है, उस संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। संभावी यानी अभी तो नहीं है लेकिन भविष्य में इसकी संभावना है, जैसे आपका सौर ऊर्जा, आपका पवन ऊर्जा। अभी तो लोग उतना इसके अर्थ को, इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भविष्य में इनका बहुत ज्यादा उपयोग है। दूसरा है विकसित जैसे आपका खनिज तेल, पहले नहीं था लेकिन धीरे धीरे सरकार ने इसको अब क्या कर लिया है, विकसित कर लिया है। भंडार और संचित कोष संसाधन, भंडार, कोयले का भंडार कितना है, डीजल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है, ये सारी चीजें बात होती हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोगों का है संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये संसाधन किस आधार पर कैसे हैं उसका बात हम करेंगे। अभी ऊपर हम लोग जो ने चर्चा किया उसका हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करने के लिए नीचे हम लोग पढ़ेंगे। संसाधनों के प्रकार में बच्चों हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी किस आधार पर इनकी उत्पत्ति होती है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने बताया था आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक होता है जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीव होता है, जीवन होता है, जो गति करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, जो वो क्या है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जिसमें आपका मानव स्वयं है, वनस्पतियां हैं, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है यानी जीव जंतु जो वाले हैं, पशुधन यानी पशु से संबंधित है, मत्स्य जीवन, ये आदि सब क्या है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, धातुएं, चट्टानें आदि। अभी बवाल हुआ कि चट्टानों को तो भगवान ने बनाया, धातुओं को भगवान ने बनाया, तो क्या ये प्राकृतिक नहीं है, मतलब इसमें जान नहीं है, तो विवाद का विषय है, उसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेबिलिटी यानी साम्यता के आधार पर, यानी किस आधार पर इनको प्राप्त किया जा सकता है, इसके आधार पर, साम्यता के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन या संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीनीकरण योग्य संसाधन, ऐसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है या दोबारा इन्हें बनाया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, वे संसाधन जिनको हम दोबारा प्रयोग में ला सकें या दोबारा इनको बनाया जा सके, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, नवीनी योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन और वन्य जीव। इन संसाधनों को सतत और प्रवाह संसाधनों में भी बांटा गया है। अनवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जो एक लंबे समय से भूवैज्ञानिक अंतराल में विकसित हुए, खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। मैंने बताया आपको, इनके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं तो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, तथा डीजल, पेट्रोल जैसे कुछ संसाधन अचक्रीय यानी दोबारा इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इन संसाधनों का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, यह है अनवीनीकरण। ठीक है, अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन वो चार प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा जो है वो आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है ना।
तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना।